पेपर नंबर 8 जो कि TYBA में ये विषय रखा है। पेपर नंबर 8 का शीर्षक है भाषा विज्ञान। इसका अंग्रेजी में अर्थ होता है लिंग्विस्टिक। पहले सत्र में इसका मतलब है 5वें सत्र में आपको ये पेपर रखा हुआ है। भाषा विज्ञान में पहला जो जिसे कहेंगे अभ्यासक्रम में रखी हुई बात है वो ये है, भाषा यानी क्या, भाषा किसे कहते हैं, भाषा का अर्थ क्या है। तो हम पहले ये कहेंगे कि भाषा यानी भाष्य, भाष्य यानी भाष्य यानी बोलना। भाषा इसका मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ विचार विनिमय करता है। भाषा आदान प्रदान का साहित्य है। भाषा किसे कहेंगे, वैसे देखा जाए तो सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा इसका मतलब है, जैसे उदाहरण के तौर पर एक गूंगे को अगर शर्करा दी जाए और उसको कहा जाए कि खाइए, और उसने खाने के बाद अगर उसे पूछा जाए कि शर्करा कैसी है, तो वो अपने सांकेतिक, इसका मतलब हाथों के द्वारा इशारा करेगा कि बहुत अच्छी है। ये सांकेतिक अर्थ हुआ। पशु पक्षियों की भाषा, पशु पक्षियों की बड़ी भाषा होती है इस विश्व में, जिसे कहेंगे विधाता ने जब दुनिया बनाई तो इसमें फर्क मनुष्य और पशु पक्षी और प्राणियों में ये भेद रखा कि वे बोल नहीं पाते, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, और वो भी भाषा होती है वो पशु पक्षियों की भाषा यानी सांकेतिक भाषा में आती है। सांकेतिक भाषा का अर्थ दूसरा ये भी है, जैसे सोच लीजिए एक उदाहरण के तौर पर गांव में जब शादियां होती है तो हल्दी भी जिसे कहेंगे हाथ में दी जाती है, जिसका अर्थ होता है कि आपको शादी में आना है, उसका ये निमंत्रण भर है। अनेक गांव में अनेक प्रथाएं इसके संदर्भ में प्रचलित है। भाषा को देववाणी भी कहा जाता है। कहते हैं देवता ने इसे निर्माण किया, इसीलिए भाषा इसका मतलब है देववाणी। भाषा का अर्थ हमने देखा, भाषा किसे कहते हैं इसे भी थोड़ा हमने उस पर जिसे कहेंगे उसे भी प्रस्तुत किया। आज हम पहला जिसे कहेंगे भाषा की विशेषता यानी क्या। तो भाषा की बहुत सारी विशेषताएं हैं, एक एक विशेषता को हम आपके सामने रखेंगे और उसकी चर्चा निश्चित रूप में करेंगे। सबसे पहली विशेषता है कि भाषा सामाजिक वस्तु है। सामाजिक वस्तु इसका मतलब है मनुष्य समाज में जन्म लेता है, समूह में वो बड़ा होता है। समाज इसका मतलब बहुत सारे लोग एकत्रित आते हैं और उस समाज में वो बड़ा होता है। जैसे धीरे धीरे बचपन से लेकर वो बड़ा होता है, उस समाज में वो रहता है और उसे वह भाषा अवगत होती है और उसे वो बोलता है। अपने हर रोज के जीवन मर्रा के जीवन में वो उससे इस्तेमाल करता है। इसके संबंध में एक बात कहना यहाँ जरूरी है कि भाषा आपको कौन पढ़ाती है। तो भाषा की सबसे पहली अगर कोई शिक्षिका होगी तो उस किसने पढ़ाया, तो वो है माँ। माँ बच्चे को बचपन से लेकर यानी जन्म देने के बाद से लेकर आपको वो भाषा पढ़ाती है, और वो भाषा जो आती है उसको हम कहेंगे भाषा एक सामाजिक वस्तु है। वस्तु का अर्थ यहाँ ये हुआ कि हम अपने विचारों को जब व्यक्त करते हैं, जब कोई बात कहते हैं तो भाषा के माध्यम से कहते हैं। दूसरी विशेषता, भाषा की भौगोलिक सीमाएं होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि भाषा भी, जैसे समझ लीजिए एक उदाहरण के तौर पर
हमारे देश में अनेक प्रदेश हैं, जैसे समझ लीजिए महाराष्ट्र है तो मराठी भाषा है, उसकी एक सीमा है जिसे कहेंगे कि जो जैसे समझ लीजिएगा डहाणू है, यहाँ जिसे कहेंगे दोड़ा मार्ग है, यहाँ कहेंगे कोल्हापुर है, पुणे पुणे है, नागपुर है। तो ये सीमाएं हैं, इन सीमाओं के अंदर ये भाषा बहुत अच्छी तरह से बोली जाती है। हर एक का लहजा अलग है, लेकिन उसे हम कहेंगे मराठी भाषा। जैसे समझ लीजिए गुजराती है, पंजाबी है, जिसे कि तमिल है, ये सारी भाषाएं अनेक राज्यों में बोली जाती है, उनकी एक सीमाएं होती है। या उत्तर प्रदेश की भाषा, बिहार की भाषा जिसे कहेंगे, दिल्ली की भाषा कहेंगे, ये जो सीमाएं हैं जिसे कहेंगे राजस्थान जो है, इन प्रदेशों में विशेष रूप से हिंदी बोली जाती है और इसीलिए उसकी सीमा भी निर्धारित की गई है। तीसरी विशेषता पर आते हैं हम कि भाषा की ऐतिहासिक सीमा भी होती है। ऐतिहासिक इसका मतलब है परंपरा से चली आई हुई, जिसे कहेंगे भाषा आज की स्थिति नहीं है, ये परंपरा से चली आई है। उसे बदलता हुआ स्वरूप आपके सामने जब आता है तो आपको पता चलता है कि भाषा कैसे धीरे धीरे बदलती है। जैसे हम अगर चलते हैं कि आदिकाल में कैसी भाषा रही होगी, तो उस वक्त युद्ध होते थे और उसे जिसे कहेंगे उस वक्त के कवि अपने लेखनी के द्वारा उसको लिखते थे और हम उसे अवगत करते थे, जिसको हम कहेंगे रासो, कुमार रासो, बिसल देव रासो, अनेक बातें हम उसके संदर्भ में कर सकते। भक्ति काल आया, भक्ति काल में क्या हुआ, भक्ति काल में जैसे कहेंगे संतों की परंपरा आई और संतों की परंपरा में जिसे कहेंगे भाषा बदली, भाषा का रूप बदला। संत जिसे कहेंगे तुलसीदास हो, कबीरदास हो, सूरदास हो, मीराबाई हो, अनेक ऐसे, रहीम हो, बोधा, आलम, ठाकुर, घनानंद, ऐसे अनेक या सूफी संत हुए जिन्होंने समाज को दिशा देने का काम किया और जिसके माध्यम से समाज को दिशा देने के काम के साथ साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। समाज को एक दिशा देकर एक राह पर लाने का प्रयत्न संतों ने अपनी परंपरा में किया, जिसको कहेंगे भाषा। भाषा न होती तो जिसे कहेंगे ये संत भी जिसे कहेंगे अपनी बातों को पूरा न कर पाते, तो इसे कहेंगे ये एक इतिहास है। उसके बाद जिसे कहेंगे रीति काल आया। रीति काल में जिसे कहेंगे राजा महाराजाओं के दरबार में जो भी कवि थे वो अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से उसे व्यक्त करते थे। और आज के जमाने में कहेंगे तो आधुनिक भाषा जैसे अगर कहा जाए भाषा विज्ञान की दृष्टि से, तो हम ये कहेंगे कि संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और जिसे कहेंगे आज के जमाने की जो खड़ी बोली है, जो खड़ी बोली जिसको हम हिंदी कहते हैं, वो आज की बोली बोली जाती है और ये आज के हिंदी का स्वरूप है। इसे भी हम एक ऐतिहासिक परंपरा में ले सकते हैं। इसका मतलब है क्या कि 100 सालों के बाद या जिसे कहेंगे 70-75 सालों के बाद भाषा अपना रूप बदलती है। तो इसी प्रकार ये तीसरी विशेषता हुई। चौथी विशेषता, भाषा विचार विनिमय का साधन है। भाषा विचार विनिमय का साधन है, इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ या बहुत सारे व्यक्ति एक दूसरों के साथ आपस में चर्चा करते हैं, विचार विनिमय करते हैं, अपने जिसे कहेंगे विचारों का आदान प्रदान करते हैं और जिसे कहेंगे बात चलती है। जैसे समझिए उदाहरण के तौर पर व्यापार करना है जिसे कहेंगे, तो व्यापार में भी जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत करेगा, उसे वो सारी बातें बताएगा, तो वो जिसे कहेंगे भाषा के माध्यम से बताता है। जैसे समझ लीजिए कोई प्रवास हो रहा है और प्रवास में जिसे कहेंगे प्रवास करते समय रेल में प्रवास हो रहा है और आप बैठे हुए हैं और जिसे कहेंगे अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो वो भी एक विचार जिसे कहेंगे वो
व्यक्ति आपकी भाषा को जानता है तो वो विचार विनिमय का एक बहुत बड़ा साधन है। अगली विशेषता, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि भाषा किसी की ऐसी देन नहीं है। इसका मतलब है मनुष्य में आप जन्मे, छोटे से होकर धीरे धीरे बड़े हुए, भाषा को अपने समाज में पढ़ा, और लेकिन किसी पैतृक संपत्ति नहीं। इसका मतलब किसी की पिता ने दी हुई देन नहीं है। क्योंकि इसका अर्थ ये हुआ कि आप सोच लीजिएगा, आप मराठी भाषिक हैं और आपने जिसे कहेंगे मराठी को अवगत किया, लेकिन आप साथ साथ अनेक भाषाओं को, जैसे अंग्रेजी है, हिंदी है, कन्नड़ है, तमिल है, मलयालम है, अनेक भाषाओं को आप अवगत कर सकते हैं। इसका मतलब आपने जहां जन्म लिया है वही भाषा सिर्फ आपको आनी चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिसे कहेंगे अनेक भाषाओं को अवगत कर सकते हैं। तो ये इसका अर्थ क्या हुआ? किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है। इसका मतलब है उनकी देन नहीं है कि आपको एक ही भाषा, जिस घर में आपने जन्म लिया वही भाषा सिर्फ आपको आनी चाहिए, ऐसा कतई नहीं है। अगली विशेषता अगर कही जाए तो भाषा जिस विशेष रूप से आपको पढ़ाती है और भाषा आपको समझाई जाती है और उससे आप वो बात समझते हैं कि भाषा कैसी है। भाषा अर्जित संपत्ति है। इसका मतलब है भाषा से आप अर्जन कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति और अर्जित संपत्ति ये तकरीबन दोनों एक जगह आते हैं। अर्जित इसका मतलब क्या है? जितना आप अर्जन करेंगे, इसका मतलब है आप जिसे कहेंगे स्वीकारेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसे आप आत्मसात करेंगे और वो भाषा आपकी हो सकती है और उसे भी आप जिसे कहेंगे पढ़ सकते हैं। इसको कहेंगे भाषा अर्जित संपत्ति है। इसका मतलब है जितनी भाषाओं को आप अवगत करना चाहते हैं उतना आप अवगत करेंगे तो आपको वो भाषा निश्चित स्वरूप में आएगी। इस प्रकार अनेक विशेषताएं हैं। तो आज के जिसे कहेंगे व्याख्यान में हमने ये देखा कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा यानी क्या, भाषा की कुछ विशेषता आज हमने ये आपके सामने रखी है और उसे आपने निश्चित रूप में ग्रहण किया होगा ऐसा मैं मानता हूँ। तो आज यहाँ रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।